हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। ये टॉपिक हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स से निकल कर आता है। और अगर पर्टिकुलर यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से निकल कर आता है। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉमर्स डोमेन के लिए। साथ ही साथ जो भी सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए भी ये सेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी एक ऐसा पोर्शन है जहां पे हर एक एग्जाम में, कॉमर्स का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूजी हो, पीजी हो, यूजीसी नेट हो, उसमें ये टॉपिक पुटअप किया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे यूजीसी नेट के कंटेंट को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मतलब इसमें जो भी होंगे एडवांस्ड कंसेप्ट होंगे। मतलब अगर इसको कर लेते हो तो आपके एमकॉम के भी चीजें इजीली हो जाएंगी। और फोकस्ड यहाँ पे कंप्लीटली यूजीसी नेट कॉमर्स को लेकर है। और हमारा ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस 20 मिनट सीरीज का। अब 20 मिनट सीरीज से मेरा मतलब है, हो सकता है 5 मिनट आगे पीछे भी हो जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को। सबसे पहले जानेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी होता क्या है। आसान भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में रिसोर्सेज जो हैं वो काफी कम है, लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज में आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर मनी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि इस रिसोर्सेस को हम कैसे इस्तेमाल करें सो दैट हमारा जो आउटपुट निकले वो मैक्सिमम आए। हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक में, कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो स्कैर्स नेचर के हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बताता है? ये वो सेट ऑफ रूल है, या कहो तो ये वो प्लान है, या सरकार के द्वारा ली गई वो डिसीजन है जो कि इकोनॉमी को चलाने में मदद करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, द सेट ऑफ रूल्स, प्लान्स एंड डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट टू रन द इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी इज द गवर्नमेंट प्लान टू मैनेज द इकोनॉमी फॉर ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर। सरकार की वो नीति जिसके माध्यम से किसी भी इकोनॉमी को चलाया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। अब कुछ थिंकर्स के यहाँ पे डेफिनेशन दे रखे हैं। जैसे पॉल ए सैमुअल्सन का डेफिनेशन है कि उनके हिसाब से क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ हाउ गवर्नमेंट एक्शंस आफ्टर ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर। इंडियन व्यू में देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? ये मिक्स है किसका? प्लान डेवलपमेंट का, जो कि 5 ईयर प्लान जो कि पहले हुआ करता था, नीति आयोग है, और मार्केट बेस्ड रिफॉर्म। इन दोनों का मिक्सचर है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी। आई होप समझ गए होगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी होता क्या है। सरकार की वो नीति, सरकार के वो रूल, प्लान्स जिसके माध्यम से किसी भी इकोनॉमी को चलाया जाता है। अब अगर बात करें नेचर की, तो इकोनॉमिक पॉलिसी का नेचर कैसा होता है? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होगे, फर्स्ट नेचर इज डायनेमिक होता है। ये मतलब हमेशा चेंज होता रहेगा, कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉलिसी चेंजेस विद टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल इवेंट। जैसे जैसे समय में चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगी, ऑब्वियस सी बात है आपको अपनी पॉलिसी में भी चेंज लाना होगा। जैसे कि 1991 से पहले कौन सी इकोनॉमी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म आया, उसके बाद तो दूसरा अगर देखो यहाँ पे, तो सेकंड है हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड की अगर बात की जाए, हर एक पॉलिसी का एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर कट गोल होता है। या तो आपका गोल हो सकता है, आपकी कंट्री का गोल हो सकता है कि आपको अपनी कंट्री को ग्रो करवाना है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, या स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। तीसरा है मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब बहुत सारी सेक्टर्स को, बहुत सारे एरियाज को कवर करेगा, लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ट्रेड एंड एजुकेशन। कंप्रहेंसिव होना चाहिए, चाहे वो मैक्रो लेवल की बात हो, चाहे हम जहां पे इकोनॉमी को एज अ होल देखते हो, या फिर माइक्रो लेवल जहां एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात हो। तो कंप्रहेंसिव होना चाहिए, दोनों को लेकर चलो। और इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होगी, सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड, लॉ से भी, और मैनेजमेंट, मतलब वो सारे फील्ड्स इसमें आने चाहिए। तो ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी का नेचर होता है। अब इसके स्कोप क्या है? तो स्कोप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार रीड कर लेना। रोल की अगर बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेजर रोल क्या होता है? सबसे पहले ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। आपके रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके उस एक्टिविटी को एक रास्ते में, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, एक रोड मैप प्रोवाइड करेगी। दूसरा, प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ रेट। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ऐसा ग्रोथ जो कि सोसाइटी के हर लोगों तक पहुंच पाए, हर एक क्लास, हर एक ग्रुप तक पहुंच पाए।
बैलेंस शॉर्ट टर्म नीड्स जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ। हेल्प्स फेस चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। अलग अलग चैलेंजेस को भी फेस करने में हमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी मदद करती है। ठीक है, अब हमें यहां पे समझना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी को। तो देखो मेजरली दो टाइप के इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। पहला मॉनेटरी होता है और दूसरा जो होता है हमारा वो है फिस्कल पॉलिसी। और भी कुछ छोटे छोटे टाइप्स के पॉलिसी होते हैं, हम लोग उनका ओवरव्यू ले लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मॉनेटरी पॉलिसीज की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई। दिस पॉलिसी कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। यहां पे तीन टर्म्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों को कंट्रोल करना कि एक इकोनॉमी में कितना मनी का सप्लाई होगा, कितने क्रेडिट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा लोन का, ये सब चीज डिसाइड करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई मैनेज करता है और ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं दो प्रकार के, पहला एक्सपेंशनरी, दूसरा आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या तुम देखोगे कि लोअर्स द इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। ये आइडियल कब होता है? जब आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो हो रहा हो, धीरे धीरे हो रहा हो। इसमें क्या क्या कहा गया कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर दो, जिससे कि आम जनता जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले पाएगी। मतलब अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कम रेट पे आम जनता को लोन दे पाएंगी। ठीक है, और लोग भी खर्च करेंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी की अगर बात करें तो यहां पे क्या होता है, ये यहां पे आपको रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाएगा। ये क्यों किया जाता है? इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक लोन जो है महंगे देंगे। अब लोन महंगा मिलेगा तो आम जनता लोन लेना अवॉइड करेगी, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि कौन सी पॉलिसी किस सिचुएशन में इस्तेमाल की जाती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमें याद रखना है। पहला आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? ये एक ऐसा रेट है जहां पे आरबीआई शॉर्ट टर्म फंड्स कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेंड करती है अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें क्या याद रखना, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जहां पे आरबीआई शॉर्ट टर्म फंड्स कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज के बदले देती है। करंट टाइम की बात करें, करंट रेट की बात करें तो ये कितना है? 5.50। दूसरा देखोगे यहां पे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये वो रेट है जो आरबीआई पे करती है किनको? बैंक्स को। जब बैंक्स अपने एक्सेस फंड को, बैंक्स इन द सेंस कि जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड हो जाता है तो आरबीआई कहती है कि आप वो एक्सेस फंड हमारे पास रख दो, हम उसके बदले आपको रेट देंगे। उसको हम लोग नाम देते हैं रिवर्स रेट। ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि आरबीआई को लिक्विडिटी इकोनॉमी से अब्सॉर्ब करना होता है। अब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसे रहेंगे नहीं तो कमर्शियल बैंक जनता को देगी नहीं। ये चल रहा है 3.35% का। थर्ड बात करें अगर हम अपने कैश रिजर्व रेशियो की, तो ये वो परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट का दैट बैंक मस्ट होल्ड विथ आरबीआई, हेल्प्स टू कंट्रोल लेंडिंग एबिलिटी। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई यहां पे कहती है कि आप अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा मेरे पास जमा कर दो। किसे कहती है? कमर्शियल बैंक को कहती है। ठीक है, एसएलआर की बात करें, एसएलआर कहता है ये पोर्शन है आपके उन डिपॉजिट्स का जो कि आपको मेंटेन करने हैं लिक्विड एसेट के फॉर्म में, जैसे कैश के फॉर्म में रख लो, गोल्ड के फॉर्म में रख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख लो। ये क्या है? हमारा एसएलआर है। एसएलआर क्या होता है? डिपॉजिट का वो हिस्सा जो कि आपको मेंटेन करना होगा लिक्विड एसेट के फॉर्म में। हायर एसएलआर लेस अवेलेबल टू लेंड, अल्टीमेटली क्या होगा? क्रेडिट सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और दो तीन कंसेप्ट देख लो, लाइक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसे हम एलएएफ बोलते हैं। एलएएफ क्या कहता है? रेपो को कंबाइन करो रिवर्स रेपो के साथ, जिससे क्या होगा? आपकी जो डेली लिक्विडिटी मिसमैच हो रही है वो मैनेज हो जाएगा। रेपोज इंजेक्ट लिक्विडिटी, रिवर्स रेपो एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। रेपो में तुमने देखा कि आरबीआई लोन देती है कमर्शियल को, और रिवर्स रेपो में सरप्लस फंड जो है कमर्शियल बैंक के वो आरबीआई अपने पास रखती है। तो यहां पे क्या हो रहा है? रेपो क्या करेगा? लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा मार्केट में। रिवर्स रेपो क्या करेगा? लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये एक बैलेंस मेंटेन करता है कौन? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ जिसे हम बोलते हैं। अगर बात की जाए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दैट इज एमएसएफ,
और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एसडीएफ और एमएसएफ। एमएसएफ क्या कहता है, बैंक्स को वो अलाउ करते हैं टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई इन द केस ऑफ इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरजेंसी के सिचुएशन में ही आप एमएसएफ का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे उठा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरनाइट। रेट इज 100 बेसिस पॉइंट अबव द रेपो। एसडीएफ क्या है, एसडीएफ होता है इनेबल बैंक्स टू डिपॉजिट एक्स्ट्रा फंड विथ आरबीआई बिना किसी कोलेटरल के, एज अ सरप्लस एब्जॉर्वर की तरह ये काम करता है। तो एमएसएफ और एचडीएफ के बीच में तुम ये क्लियर कट डिफरेंस समझ पा रहे होगे। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन बताने की जरूरत है नहीं तुम्हें। आरबीआई इसमें क्या कहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचता है और खरीदता है। जब वो खरीदेगा मतलब मनी इंजेक्ट कर रहा है इकोनॉमी में, जब वो बेचेगा तो मनी को एब्जॉर्व कर रहा है। अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट में बेचा जा रहा है तो लोग खरीदेंगे तो पैसे तो आरबीआई के पास आएंगे और अल्टीमेटली जो इकोनॉमी में टोटल पैसे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन की कहानी है। अब कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, लाइक क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के वो टूल्स हैं जिसके माध्यम से इकोनॉमी में क्रेडिट लिमिट, लोन अवेलेबिलिटी, ठीक है, इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। अब अगर बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है। बेसिकली कहूं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके अंदर वो सारे स्पेंडिंग आ जाएंगे, वो सारे टैक्सेशन आ जाएंगे जो कि किए जाते हैं टू सपोर्ट द इकोनॉमी। इसमें भी वही दो तुम्हें तीन पॉलिसीज देखने को मिलेंगी, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक आता है हमारा न्यूट्रल। एक्सपेंशनरी कहता है ये यहाँ पे आप खर्चे को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो और रिड्यूस करते हो टैक्स को, सो दैट जो डिमांड है वो बूस्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, आप खर्चों को कम करोगे और टैक्सेस को बढ़ाओगे जिससे ओवर हीटिंग इकोनॉमी को कूल किया जा सके। ठीक है। तीसरा, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। यहां पे एक आप बैलेंस्ड बजट बनाओगे जहां पे ना ही आपको कंट्रोल करना है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाना है, ना ही ज्यादा आपको फ्रीली छोड़ना है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, सरकार अपने खर्चे को बढ़ावा देती है, टैक्स को कम करती है सो दैट लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर पाए। कॉन्ट्रैक्शनरी में अलग सिचुएशन हो जाता है, सरकार यहाँ पे खर्च कम करती है, टैक्स बढ़ा देती है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो लोगों के जेब में कम पैसे रहेंगे, अब पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड कम करेंगे। इसके भी कुछ टूल्स होते हैं, लाइक टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या है, इसके अंदर वो सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे, जैसे कि डायरेक्ट में तो तुम्हें पता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट में जीएसटी वगैरह, एज वेल एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट का खर्चा जो भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे। ठीक है। पब्लिक बोरोइंग, जिसे हम कैपिटल रिसीट्स भी बोलते हैं, जब सरकार बॉन्ड इशू करके पैसे रेज करती है, किसी दूसरे कंट्री से डेट लेती है, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाई दीज टूल मैटर्स, क्यों हमारे लिए जरूरी है दोनों टूल्स, मॉनेटरी एज वेल एज फिस्कल। मॉनेटरी टूल जो होता है ये किसी भी इकोनॉमी में कितने पैसे को हमें फ्लोट करवाना है ये डिसाइड करने में मदद करता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। वहीं फिस्कल टूल जो होता है ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट के रिसोर्स को किस सेक्टर में हमें एलोकेट करना है, इस सेगमेंट में हम अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए टूल हमारे लिए जरूरी है किसी भी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए। अब और भी कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गई, ये एक फ्रेमवर्क है इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था, तो 1991 में। ये सारे पॉलिसीज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ही देखोगे ट्रेड पॉलिसीज, इसको अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल को, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के मिनी रत्न, महारत्न कंपनी ये सब पढ़ते हैं, वहां पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का डिस्कशन होगा, एलपीजी में डिस्कशन होगा। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल में से हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। इसके टूल्स एमएसपी हो गए, सब्सिडीज मिलना, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस। रिसेंट एग्जांपल देखो तो पीएम किसान, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अब इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री के जीडीपी को बढ़ाना, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, सर्विसेज को बढ़ावा देना और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना। दूसरा, प्राइस स्टेबिलिटी,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, ठीक है, ज्यादा प्राइसेस में राइज नहीं होना चाहिए या फिर डिफ्लेशन वाली सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड जॉब्स फॉर एवरीवन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क, ठीक है, जिनकी इच्छा है और उनके अंदर वो एबिलिटी है काम करने की, उनको जॉब प्रोवाइड करो। तीसरा, प्रमोट स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा दो। चौथा आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है, जो दूरियां हैं, उनको कम करो। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल बेसिस पे होना चाहिए, सबको बराबरी में हिस्सा मिलना चाहिए। फिर रीजनेबल बैलेंस, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना, मतलब ग्रोथ हो साथ साथ आप इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते चलो, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के नाम पे आप इन्वायरमेंट को डैमेज करते चलो। तो ये ओवरऑल देखा जाए, एक और देख लो सोशल वेलफेयर, तो ये सारे जो है हमारे किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे क्या क्या आ जाएंगे, टैक्सेस आ जाएंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बोरोइंग। वैसे ही मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ट्रेड में मैंने तुम्हें बताया कि था क्या क्या थे। तो ये सारे क्या होते हैं ओवरऑल देखा जाए तो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे मेजर इशू की बात हो रही है यहाँ पे। जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है और इनफॉर्मल सेक्टर इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन होता है फूड का और फ्यूल के प्राइसेस का, ये हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या चैलेंजेस है, कोई भी आप कैसी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे आपको चैलेंजेस देखने को मिल ही जाए। थर्ड की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा और डेट का जो सिचुएशन होता है, डेट हर कंट्री लेती है, तो ये जो दिक्कत है ना ये हमेशा आएगी हमें। फोर्थ है इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी, रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ती जा रही है हमेशा। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो रहा है, जो किसान है उनकी इनकम कम है। क्लाइमेट रिस्क उन्हें सताता है, साथ ही साथ वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है, अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हुई है, तभी ना उन्हें मॉनसून पे डिपेंड होना पड़ता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चीजें लाइक ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, रिसेंट में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, फिर यूएस चाइना ट्रेड कन्फ्लिक्ट, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक इकोनॉमी पॉलिसीज को कह सकते हो हिंडर करती है। एट आता है यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, जैसे ऑटोमेशन आ रहा है, एआई जो है वो जॉब को रिप्लेस कर रही हैं, साइबर सिक्योरिटी रिस्क हमारे डिजिटल फाइनेंस में होता है। तो ये सारे मेजर चैलेंजेस हैं जो कि एक इकोनॉमिक पॉलिसीज को फेस करना पड़ता है। अब करंट सिनेरियोस की कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसीज में देखा जाए तो आरबीआई फोकस कर रही है इन्फ्लेशन पे प्लस ग्रोथ बैलेंस पे। रेपो रेट डिसीजंस लिए जा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। डिजिटल रूपी का कंसेप्ट जो कि सीबीडीसी है प्लस ग्लोबल यूपीआई एक्सपेंशन, इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। फिस्कल पॉलिसी की बात की जाए तो यूनियन बजट अगर 2025 को देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया गया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस करेंगे, ईवी को सपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करेंगे, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एआई की बात यहाँ पे होगी, सेमीकंडक्टर मिशन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। फिर टैक्स में रिफॉर्म किया गया, जीएसटी स्टेबिलिटी अभी जैसा तुम न्यूज में भी देख रहे होगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। और भी हैं, जैसे अभी हमने तुम्हें बताया था ऊपर। इंप्लॉयमेंट पॉलिसी की बात की जाए तो स्किल इंडिया मिशन 2 लाया गया फॉर एआई, डेटा और ग्रीन जॉब्स के लिए। फिर ग्रीन पॉलिसीज की बात की जाए तो नेट जीरो टारगेट किया गया 2070 तक। ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई, सोलर एनर्जी पर ज्यादा इंफेसाइज किया गया, ईवी सब्सिडीज पे इंफेसाइज किया गया है बहुत ही ज्यादा। एग्रीकल्चर पॉलिसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लाया गया जिसके अंदर हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, फार्मिंग में एआई की इस्तेमाल की जाएगी। फिर एमएसपी में रिफॉर्म्स किए गए हैं, बहुत सारी चीजें इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो ये करंट सिनेरियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो हमने ऊपर सारी चीजें डिस्कस की वो मेजर इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यही 20 मिनट सीरीज के अंदर इन्फ्लेशन एंड देयर टाइप्स, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना सो दैट उनकी भी मदद हो पाए। और तुम्हारा क्या सजेशन है, तुम्हें किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।